नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज अपना पर्चा पहली बार दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की, शक्ति प्रदर्शन किया। उससे पहले वो गोरक्षधाम मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के कलेक्ट्रेट कक्ष में सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह। सुबह से बेसब्री से गोरखपुर के लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। चुनावी लड़ाई के लिए उन्होंने गोरखपुर शहर सीट को चुना है। आज कलेक्ट्रेट में आकर उन्होंने उसी सीट से पर्चा दाखिल किया। नामांकन यूपी के मुख्यमंत्री का था, लिहाजा इसमें भव्यता तो बनती है। योगी के सियासी जीवन के इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद गोरखपुर पहुंचे थे। नामांकन से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा कर योगी शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। यूपी का ये चुनाव इसलिए बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। रैली में अमित शाह ने इसकी तस्दीक भी कर दी। कहा 2017 में योगी सीएम बने तो 2019 में यूपी में बीजेपी 65 सीटें जीती। फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे। विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। अमित शाह की मौजूदगी से योगी भी अभिभूत नजर आए। वैसे भी उनके सियासी करियर का ये अहम दौर है। पिछली बार तो छुपे रुस्तम के तौर पर उन्हें सीएम की कुर्सी मिली। इस बार उनके चेहरे पर पार्टी लड़ रही है, इसलिए साख का भी सवाल है। 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। योगी के नामांकन से गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश साफ नजर आ रहा है। सुबह से ही यहाँ जश्न का माहौल है। काले कौवे से डरियो, हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। नामांकन के लिए सीएम योगी कल दोपहर बाद ही गोरखपुर पहुंच गए थे। सुबह नामांकन से पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी पहुंचे। मंदिर से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं और जो उनके गुरु की समाधि है वहां पर जाकर के इस वक्त मत्था टेकेंगे। तो ये तमाम सीधे दृश्य हैं जो हम आपको इस वक्त अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। और
महंत अवैधनाथ का जो समाधि स्थल है वहां पहुंचे हैं। अंदर पूजा पाठ, यहां भी वो मत्था टेकेंगे। यानी कि जो एक पूरी परंपरा है, जब वो नामांकन के लिए निकलते हैं उस वक्त ये परंपरा है, पहले गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की, और अब उनके जो गुरु हैं उनके पास पहुंचे हैं। अवैधनाथ जी का जो समाधि स्थल है जहां उनकी मूर्ति लगी है। बेशक सन्यासी से सीएम बने योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे। गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। कहीं से भी वो लड़ते वो डेफिनेटली ऐतिहासिक वोट से जीतते। सो पार्टी ने और इन्होंने पूरा जीवन यहाँ संघर्ष किया, इस मिट्टी में संघर्ष किया, आंदोलन किया, इंसेफ्लाइटिस से लेके यहाँ पानी की समस्या, मेडिकल, यही रामगढ़ झील पे जहाँ लाशें बहती थी आज वहाँ पर स्पीड बोट पे लोग घूम रहे हैं। आज उन्होंने चेंज किया, यहाँ एम्स है, यहाँ फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाने हैं, यू नेम एंड द थिंग्स आर देयर व्हिच हैव नेवर हैपेंड इन लास्ट 70 years। आई एम फ्रॉम हियर, आई एम अ लोकल बॉय, आई एम फ्रॉम दिस सॉइल, सो आई नो कि यहाँ पर लोग डरते। साफ है, चुनावी राजनीति में अब तक योगी अपराजेय हैं। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, गोरखपुर, आज तक। 5 बार के सांसद हैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, पीठाधीश्वर है गोरक्षधाम मंदिर के, लेकिन यह पहली बार है जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। आज सुबह से गोरखपुर का माहौल एक तरह से योगीमय बना हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है चुनाव, न केवल उनका अपना बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उनके नाम पर लड़ा जा रहा है ये चुनाव। बीजेपी कार्यकर्ता और योगी के समर्थकों का जोश इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में उमंग है, गोरखपुर में राग है, गोरखपुर में रंग है। गोरखपुर में इस उल्लास के पीछे हैं यहाँ के महाराज जी। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर गोरखनाथ का शहर है। योगी गुरु गोरखनाथ के उपासक हैं। आज शहर योगी में बना हुआ है। महाराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। 26 साल की उम्र से योगी गोरखपुर की चुनावी सियासत में सक्रिय हैं। 5 बार लगातार यहां से सांसद रहे, लेकिन ये पहला मौका है जब वो गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव के संग्राम में है। इस मौके पर योगी के समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर कभी पूर्वांचल के पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद यहाँ की पहचान बदलने लगी। गोरखपुर की तस्वीर बदल गई। चमचमाती और फर्राटेदार सड़कों का जाल बिछ गया। शहर में 2-2 4 लेन गुजरती हैं। जिन्होंने 10 साल पहले गोरखपुर को देखा है, उनके लिए अब इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पहले कौन सोचता था कि गोरखपुर में एम्स खुल जाएगा, लेकिन पिछले साल पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स का लोकार्पण कर दिया। गोरखपुर के विकास पर एक नजर डालिए। 7,085 करोड़ की लागत से खाद कारखाना शुरू हुआ। 5,876 करोड़ की लागत से गोरखपुर से आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 1,011 करोड़ की लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण, 1,200 करोड़ की लागत से धुरियारपुर चीनी मिल में 2G एथेनॉल प्लांट निर्माणाधीन, 398 करोड़ की लागत से 500 TCD पेराई क्षमता का पिपराइच में चीनी मिल का निर्माण, 323 करोड़ की लागत से मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन का निर्माण, 259 करोड़ की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का निर्माण, करीब 196 करोड़ की लागत से रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण, 274 करोड़ की लागत से BRD मेडिकल कॉलेज में वार्डों के जीर्णोद्धार का कार्य। यही वो शानदार काम है जिसकी बदौलत योगी के समर्थकों के बीच उनका दर्जा महाराज जी का है।
समर्थकों की इसी प्यार की परीक्षा इस बार विधानसभा चुनाव में होगी। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक रैली को संबोधित किया। हुंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल रैली से समाजवादी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। इस बजट से यूपी के करीब हमारे गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान के जीवन में सार्थक बदलाव आने वाला है। जब से ये नया बजट आया है तो पूरे देश में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये देश के गरीब की जरूरत, मिडिल क्लास और युवा भारत की आकांक्षाओं को बल देने वाला बजट है। और कांग्रेस पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज गाजियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रोड शो भी किया। वो पैदल भी बाजार में निकली और आज तक से खास बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लॉकडाउन के असर से जो छोटा कारोबारी है वो अब तक उबर नहीं पाया है। इस तरह से आप देख रही हैं कांग्रेस कैसी प्लेयर है, कितनी सीटें आएंगी, क्या रहेगा कांग्रेस का? आप ये सवाल पूछती हैं, बार बार मैं जवाब देती हूँ कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मैं बार बार जनता के बीच जाकर ये कह रही हूँ कि जिस तरह की चर्चा चुनाव में हो रही है वो बदलनी चाहिए। राजनीति को मत करिए, राजनीति को बदलना है। विकास की बात हो, जनता की मतलब की बातें हो। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, जितने भी दुकानदार हैं वो सब त्रस्त हैं। अगर आप अंदर जाएंगी, पूछेंगी तो मैं इधर साइड में आ जाते हैं जी। यहाँ पे देखिए खुद प्रियंका पूछ रही है दुकानदारों से। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं जानती नहीं हूँ, अभी आई हूँ यहाँ, लेकिन आप अगर मेरे जाने के बाद इनसे पूछेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के समय इनको कितनी परेशानी होगी, और आज भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। जहाँ पीछे मैं गई, उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने कहा कि मुश्किल हो रहा है। दोनों पति पत्नी दोनों मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी EMI चुकाना मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड था वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। बिजली की बिल भी उन्होंने भरने के बावजूद, इसके बावजूद कि कोई काम नहीं है, तो दुकान बंद है लेकिन बिजली की बिल आप भर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने की बात करो। हमारे घोषणा पत्र में हमने क्लियर लिखा है, हम बिजली की बिल आधी करेंगे। और जो कोरोना, उत्तर प्रदेश के चुनावों में अब तक बयानों की गर्मी थी, लेकिन अब गोली का खौफ भी सामने आ गया है। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गाजियाबाद के पास गोलियां चलाई गई। कल ओवैसी बाल बाल बच गए। उन पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो पिस्तौल जिसका इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। मगर जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावर हेट स्पीच को फॉलो किया करते थे और उनमें ओवैसी
और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषणों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। चलिए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारी है उसको सम्मान करके उनसे कौन हो सकता है, इसके पीछे कौन हो सकता है सर? स्पीकर साहब से हम जाके मिलेंगे, बात करेंगे। आपको लग रहा है कि आपको जो फोन किया बात दोबारा बोलिए, स्पीकर साहब से भी कल बात की। स्पीकर साहब ने खुद हमको फोन किया, हमारी तबीयत के ताल्लुक से पूछा और कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से। तो मैंने कहा सर कल सुबह आपसे आके मिलते हैं, बात करने। बोले आइए बात करेंगे। सिक्योरिटी आपको मिली है, आप बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, बात करेंगे, स्पीकर से बात करेंगे। आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी आपको मिले? स्पीकर साहब हाउ आर यू सर? ऐसा लग रही जो बैटल है वो खतरनाक होता जा रहा है सर। ओवैसी साहब क्या होता है? दे दो। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे मीडिया प्रभारी मनीष जी, और इस मीडिया सेंटर के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और अन्य सबका सानिध्य भी बराबर यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। हमारे क्षेत्र के गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयासों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव है। छठवें चरण में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में चुनाव संपन्न होने हैं और इसके उपरांत 7वें चरण में शेष अन्य चुनाव। 7वें चरण के चुनाव के साथ काशी क्षेत्र से जुड़े हुए उन क्षेत्रों के साथ ही चुनाव भी होंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र 6 फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जब 2017 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय, और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने प्रदेश में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का पलायन रुका है। यह पलायन दोनों प्रकार से था। एक, माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों के टेरर का जो व्यापारियों के मन में था। दूसरा था ब्रेन ड्रेन का, जो यहां का युवा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करता था नौकरी और रोजगार के लिए। लेकिन दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया, उसका प्लान तैयार किया। वह प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश से पलायन। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी, और गोरखपुर क्षेत्र तो कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद में मुसहर जाति के लोग अपशिप्त हो चुके थे भूख से मरने के लिए। 2003 से लेकर के 2016 तक, यहां तक कि जनवरी 2017 में भी कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी। और उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैंने स्वयं भूख से तड़प रहे, मर रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा था, और उनकी पीड़ा को समझ करके फिर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज मैं कह सकता हूं, इस देश ने, दुनिया ने पिछले 1000 वर्षों में कई प्रकार की महामारियों को झेला है, देखा है। और हर महामारी इस बात का सबूत हम सबके सामने छोड़ कर जाती थी कि बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी के साथ साथ भूख से उससे कई ज्यादा मौतें होती थी, कई गुना ज्यादा मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में कोविड प्रबंधन के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है। बात करते हैं मौसम की। एक बार फिर मौसम बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी फिर लौट आई है। अगर आप बात करें चमोली की, उत्तरकाशी की, केदारनाथ की, शिमला की, कुल्लू मनाली की, तमाम इलाकों में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली तक दिख रहा है। कल दिल्ली में सर्दी ने 19 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 साल पहले कल दिल्ली में सबसे सर्द फरवरी का दिन था।